हिंदी भाषा का एक शब्द है सहमति। कभी आपने इस शब्द के बारे में ठहर कर सोचा है? शायद नहीं। आज से पहले तक हमने भी इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब आप सोचने बैठेंगे तो इसके कई निहितार्थ निकलते हैं। सहमति हमारी आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करने पर अपनी निजी जानकारी देने का ऑप्शन पर ओके करते हैं। ओके नहीं करने का मतलब ये है कि आप वेबसाइट की मांगों से सहमत नहीं हैं। ऐसे में दो चीज़ें हो सकती हैं, या अगर आप ट्रेन का टिकट लेते हैं तब इस बात के लिए रजामंदी जता दें कि मैं सभी नियमों का पालन करूंगा या करूंगी। याद करिए तो आपको अपने आसपास और भी कई सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि बिना आपकी हामी के कोई आपसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। अगर कोई आपकी इच्छा के खिलाफ आपको कुछ करने के लिए मजबूर करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। इसी वजह से किसी भी चीज़ पर सहमति देने से पहले सोचने और विचारने की सलाह दी जाती है। लेकिन आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल जापान में सरकार ने सेक्स के लिए सहमति की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। सेक्स के लिए सहमति की उम्र को अंग्रेजी में एज ऑफ कॉन्सेंट कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो वो उम्र जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाने की सहमति दे सकता है। आमतौर पर इसे व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि कई देशों में इसको अलग अलग मानदंडों पर रखकर देखा जाता है। इसी वजह से दुनिया भर में एज ऑफ कॉन्सेंट में अंतर दिखाई देता है। जैसे नाइजीरिया में सीमा 11, जर्मनी में 14, फ्रांस में 15, यूके में 16, भारत में 18 साल की है। जापान में एज ऑफ कॉन्सेंट 13 साल की है। ये सीमा 1907 में तय की गई थी। 116 बरस बाद ऐसा क्या हुआ कि सरकार इसे बढ़ाकर 16 साल करने की तैयारी कर रही है? ये भी जानेंगे कि एज ऑफ कॉन्सेंट है क्या और दुनिया भर में इसको घटाने या बढ़ाने को लेकर बहस क्यों चलती रहती है। जापान के बाद चलेंगे पड़ोस में। प्रेस पर हमला करना दुनिया भर की सरकारों की हॉबी में शायद शामिल हो गया है। मीडिया के दफ्तरों पर छापे, पत्रकारों की गिरफ्तारी, अखबारों पर ताला आम दिनचर्या का ये हिस्सा बन गए हैं। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। वहाँ सरकार ने विपक्षी पार्टी के मुखपत्र को बैन कर दिया है। क्यों किया और इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले परिचय की औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले जापान में एज ऑफ कॉन्सेंट की कहानी आपको सुनाते हैं। 2019 में मार्च के महीने में जापान खूब गुस्से से उबल रहा था। कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। क्यों? क्योंकि जापान की जिला अदालतों ने रेप के 4 मामलों में आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। सबसे चौंकाने वाला केस 19 साल की एक लड़की का था। इस केस में रेप का आरोपी लड़की का पिता था। आरोप के मुताबिक जब लड़की जूनियर स्कूल में थी तभी से पिता उसका रेप कर रहा था। लड़की के मना करने पर वो पीटने की धमकी दे रहा था। ये तथ्य मानने के बावजूद निचली अदालत ने रेप के आरोप को खारिज कर दिया। कहा कि लड़की का बयान भरोसेमंद नहीं है। ये साबित करना बेहद मुश्किल है कि बेटी अपने पिता को रोकने में समर्थ नहीं थी। अगर वो चाहती तो पिता को रोक सकती थी। इस आधार पर अदालत ने पिता को छोड़ दिया। जापान के कानून में यौन शोषण का आरोप साबित करने के लिए 2 जरूरी शर्तें होती हैं। पहली, पीड़िता ने अपनी सहमति नहीं दी हो, यानी आरोप लगाने वाले ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए हामी ना भरी हो। दूसरी शर्त यह है कि पीड़ित को यह साबित करना होगा कि वो यौन शोषण रोक पाने में समर्थ नहीं था, यानी पीड़ित को सबूत देना होगा कि आरोपी ने जोर जबरदस्ती से रेप किया है। उस केस में अदालत को लगा कि लड़की अपने पिता को रोक सकती थी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 लोगों के परिवार में किसी और को इसकी भनक न लगी हो। मार्च 2020 में टोक्यो हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने लड़की के आरोपों को सही माना और दोषी पिता को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। यूं तो न्याय की अवधारणा में खोट है। मसलन क्या किसी दोषी को जेल भेजकर या फांसी पर चढ़ाकर बीता समय लौट आता है? क्या सब पहले की तरह हो जाता है? नहीं। फिर भी यही सबसे सुलभ और उपलब्ध रास्ता हमारे पास है। अगर हम इसे न्याय कह सकें तो उस केस में 1 बरस बाद न्याय मिला, लेकिन उससे पहले जापान में बड़ा बवाल हो चुका था। अप्रैल 2019 में अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। लोग सेक्स क्राइम के लिए बने कानून में बदलाव की मांग को लेकर इकट्ठा हो रहे थे। जापान का मौजूदा पीनल कोड 1907 में बना था। इसी में सेक्स क्राइम की व्याख्या और अपराध के लिए सजा निर्धारित है। इसमें पहला संशोधन 2017 में किया गया था। संशोधन के बाद पीड़ित की शिकायत के बिना भी केस दर्ज किया जा सकता है।
2019 के प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने और भी लूपहोल्स पर ध्यान दिलाया। एक मसला एज ऑफ कॉन्सेंट से जुड़ा हुआ था। जिस समय जापान का पीनल कोड बना था, उस समय का समाज रूढ़िवादी था। कानून बनाने में महिलाओं की भूमिका नहीं के बराबर होती थी। पुरुष सेक्स की उम्र को मासिक धर्म से जोड़ते थे। जैसे ही लड़की में प्यूबर्टी आई, वैसे उसे सेक्स के योग्य समझ लिया जाता था। वैसे दूसरे देशों के मुकाबले जापान ने एज ऑफ कॉन्सेंट को बढ़ाकर ही दिया था। 1890 में अमेरिका के डेलावेयर में सेक्स के लिए सहमति देने की उम्र 7 साल निर्धारित थी। पुरुष इसका बेजा फायदा उठाते थे। जब भी उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगता, वे सहमति का हवाला देकर बच निकलते थे। 19वीं सदी के आखिरी बरसों में अमेरिका में आंदोलन चला, तब जाकर वहां उम्र सीमा को बढ़ाया गया। उसकी एक अलग कहानी है, वो फिर कभी आपको विस्तार से सुनाएंगे। आज हमारा फोकस जापान है। जापान ने जब एज ऑफ कॉन्सेंट 13 साल तय की, उस समय महिलाओं की औसत आयु 44 साल थी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। सेक्सुअल कॉन्सेंट की उम्र सीमा घटाने की एक वजह ये भी थी। समय के साथ जापान विकसित हुआ, लोगों की औसत आयु बढ़ती गई, समाज में खुलापन आया, मगर एज ऑफ कॉन्सेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया। यौन अपराधियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने कानून में कमियां ढूंढी और अपराध करते चले गए। क्यूडो न्यूज़ की एक रिपोर्ट में 2017 के एक सरकारी सर्वे का जिक्र है। सर्वे में 20 साल से कम उम्र की महिलाओं और पुरुषों की राय ली गई थी। इसमें सामने आया कि हर 13 में से एक महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए थे। पुरुषों में यह आंकड़ा 67 में से 1 का था। जिनकी राय ली गई थी, उनमें से गिनती के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकतर को समाज के तानों का डर था। बाकियों को ये पता नहीं था कि वो अपनी शिकायत करें तो किससे करें। अब सवाल यह आता है कि एज ऑफ कॉन्सेंट बढ़ाने का कारण क्या है। नंबर 1, विकसित समझ। माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ चीज़ों को समझने परखने की काबिलियत आती है। कम उम्र के बच्चों को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। उन्हें कानून की पूरी जानकारी नहीं होती, उन्हें सही और गलत का अंतर ठीक से पता नहीं होता है, इसलिए वे सेक्स को लेकर अपनी राय बनाने के काबिल नहीं होते। आमतौर पर 16 साल की उम्र के लोग कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं। उनके पास अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने की काबिलियत आ जाती है। हालांकि ये नियम सर्वज्ञ नहीं है, इसमें अंतर संभव है, इसको लेकर बहस भी चलती है। फिर भी उस उम्र को मध्यम मार्गी माना जा सकता है। दूसरी वजह कानून की व्याख्या से जुड़ी हुई है। अगर सहमति वाली उम्र से कम के व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो अपने आप रेप की कैटेगरी में आ जाता है। इसे आरोपी कॉन्सेंट का हवाला देकर कानून से नहीं बच सकता। हालांकि इस पर भी विवाद है। सवाल उठता है कि अगर 2 नाबालिग आपसी सहमति से संबंध बनाएं तो क्या उसे भी रेप माना जाएगा? क्या इन मामलों में भी सजा होगी? तीसरी वजह का संबंध बढ़ते सेक्स क्राइम से है। जापान सरकार एज ऑफ कॉन्सेंट को बढ़ाने के साथ साथ कुछ और नियम बदलने वाली है। प्रस्ताव है कि नाबालिगों को देह व्यापार के लिए तैयार करने को अपराध माना जाएगा। नशे की हालत में की गई अवांछित हरकतों को भी रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा यौन अपराध की शिकायत करने की अधिकतर समय सीमा 15 साल की जाएगी, यानी अपराध के 15 सालों तक पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जापान सरकार अगले कुछ महीनों में ये सारे बदलाव लागू करेगी, तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो जापान में सेक्स क्राइम को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या ये कानून आम लोगों की पहुंच में है। जापान का चैप्टर यहीं तक। अब आती है बारी बांग्लादेश की, जहां सरकार ने विपक्षी पार्टी के मुखपत्र पर ताला लगा दिया है। पहले कुछ तारीखों पर गौर कीजिए। मार्च 2021 मोरक्को में सरकार ने अखबर अल अयूम न्यूज़पेपर को बैन किया। जून 2021 चीनी सरकार ने एप्पल डेली अखबार को बैन किया। जून 2021 में ही रूस ने वी टाइम नाम के ऑनलाइन न्यूज़पेपर को बैन कर दिया। इसी साल म्यांमार की सरकार ने 7 डे न्यूज़ और 11 नाम के 2 अखबारों पर पाबंदी लगाई। अगर हम पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के मीडिया संस्थानों पर लगे बैन की लिस्ट बनाने जाएं तो कई मिनट इसी में खप जाएंगे। लिस्ट बेहद लंबी है, मगर इन सब में जो चीज़ गौर करने वाली वो है पाबंदी की वजहें। मसलन देश विरोधी गतिविधि का आरोप, टैक्स चोरी का आरोप, नियमों के उल्लंघन का आरोप आदि। अधिकतर मामलों में इस तरह के आरोप पूर्वाग्रह से ग्रसित लगे। किसी भी देश में लोकतंत्र को सलामत रखने के लिए बुनियादी अधिकारों, मानवाधिकारों की रक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि के साथ साथ 2 और चीजें बेहद जरूरी होती हैं: दमदार विपक्ष और प्रेस की आज़ादी। जहां कहीं भी मीडिया पर चोट होती है वहां लोकतंत्र का गला घुटते देर नहीं लगती। एक दफा अमेरिका के मशहूर पत्रकार वॉल्टर क्रोनकाइट ने कहा था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट टू डेमोक्रेसी, इट इज डेमोक्रेसी। माने प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ये खुद लोकतंत्र है।
लेकिन आज हम मीडिया की आज़ादी की चर्चा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सरकार ने एक अखबार पर पाबंदी लगा दी है। ये बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी का मुखपत्र है। नाम है दैनिक दिनकाल। इसको सिर्फ मुखपत्र कहकर खारिज करना सही नहीं होगा। ऐसे समय में जब अधिकतर मीडिया संस्थानों पर सरकार की पूजा करने के आरोप लगते हैं, ऐसे में विपक्ष का मुखपत्र ही उन्हें संतुलित कर सकता है। किसी भी पार्टी का मुखपत्र पत्रकारिता के मानदंडों के हिसाब से नहीं चलता। उसे सच्ची पत्रकारिता कहना भी भ्रामक है। फिर भी अगर उससे मुल्क की सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचता, उसे बंद कर दिया जाना चिंता जरूर पैदा करता है। इस चिंता की कई वजहें हैं। मसलन बांग्लादेश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 162वें नंबर पर है। शेख हसीना की सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के आरोप लगते हैं। दैनिक दिनकाल अपनी पार्टी के फायदे के लिए ही सही, लेकिन वो इन मुद्दों पर लगातार लिख रहा था। आगे चलने से पहले थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं। 1947 से पहले बांग्लादेश ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। इसे ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था। 1955 में ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट पाकिस्तान कर दिया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। सत्ता शेख मुजीबुर रहमान के पास आई। उनकी पार्टी अवामी लीग थी। मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद पार्टी की जिम्मेदारी उनकी बेटी शेख हसीना ने संभाली। वो पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी। तब से सत्ता उनके और बीएनपी की खालिदा जिया के बीच बदलती रही। हालांकि समय के साथ गाड़ी पटरी से उतर गई। अवामी लीग का दबदबा बढ़ता गया, जबकि बीएनपी हाशिए पर खिसकती गई। शेख हसीना मौजूदा दौर में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, जबकि खालिदा जिया जेल की सजा काट रही हैं। बीएनपी अपने नेता को रिहा करने की मांग पर कई बार प्रोटेस्ट कर चुकी है। पार्टी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप भी लगाती रहती है। बांग्लादेश में अगला आम चुनाव दिसंबर 2023 में होना है। बीएनपी का कहना है कि शेख हसीना का चुनाव में धांधली का इतिहास रहा है, इसलिए इस बार भी चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। बीएनपी का एक आरोप यह भी है कि पिछले एक दशक में पार्टी के 1,80,000 से ज्यादा सदस्यों पर फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं और पार्टी के 3,000 से ज्यादा सदस्यों की हत्या हुई है। अब आते हैं हालिया घटना पर। अब सरकार ने बीएनपी के मुखपत्र दैनिक दिनकाल को बंद करने के आदेश दिए हैं। दैनिक दिनकाल बीएनपी का अखबार है। ये 3 दशकों से ज्यादा समय से बांग्लादेश में काम कर रहा है। अखबार में सैकड़ों की तादाद में पत्रकार और प्रेस कर्मी काम करते हैं। अचानक बैन लगने के बाद ढाका में प्रोटेस्ट भी हुए। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीएनपी और बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। हमने पूरा मामला समझने के लिए बांग्लादेश मामलों के जानकार संजय भारद्वाज से बात की। संजय भारद्वाज जेएनयू में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के चेयरपर्सन हैं। हमने उनसे जानना चाहा कि दैनिक दिनकाल का मॉडस ऑपरेंडी क्या था, यह अखबार किस तरह से काम करता था। देखिए, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जो न्यूज़ पेपर की आप बात कर रहे हैं, दैनिक दिनकाल जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो आज के दिन मुख्य विरोधी पार्टी के नाम से है, 2 बार सत्ता में भी रही है। ये उनका अपना एक दैनिक अखबार है, जिसको दैनिक दिनकाल के नाम से जाना जाता है। और इसमें खासकर जो न्यूज आती है वो या तो बीएनपी के कुछ अपने मैनिफेस्टो है, या उसके अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं या एजेंडा है, उनको बढ़ाती है, या फिर उनसे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज है जिसको वो पसंद नहीं करते, उनका उनका विरोध इसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो मेनली ये बहुत बड़ा सर्कुलेशन इसका नहीं है। बीएनपी के जो समर्थक हैं या जो उनके सिंपैथाइजर हैं, वही इस न्यूज़पेपर को ज्यादातर पढ़ते हैं। आम जनता इसका में ज्यादा बहुत सर्कुलर नहीं है। दूसरे जो राजनीतिक दल है उनके भी अपने इस तरीके के समाचार पत्र है, जैसे अवामी लीग का बांग्लार वाणी है। ऐसे ही जमात इस्लाम पहले नया दिगांतो एक अखबार निकालती थी। तो वो बेसिकली अपने पार्टी की आइडियोलॉजी और अपने मैनिफेस्टो और अपने विचारों को आगे बढ़ाने का ये काम करते हैं। बांग्लादेश में पार्टी का मुखपत्र पब्लिक ओपिनियन बनाने में क्या भूमिका निभाता है? मोटे तौर पे समाज बटा हुआ है और इन्हीं के आधार पे ही वहां पर ज्यादातर जो समाचार पत्र हैं वो इनकी बातों को रखते हैं। हाल वहां पे जो न्यूट्रल सिविल सोसाइटी का भाग है वो बहुत कम है। और वो भी विवादों में रहता है। अखबारों के बारे में भी जब रहता है कि जब सत्ता में रहती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो क्रिटिसिज्म के बहुत ज्यादा चांसेस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती, चाहे वो बीएनपी सत्ता में हो तब भी या अवामी लीग सत्ता में है तब भी। जिस तरीके से
दैनिक दिनकाल को बैन किया गया है, उसकी वैधता को, उसको उसके प्रिंटिंग्स को रोक दिया गया है, ये कोई बांग्लादेश की राजनीति में नई बात नहीं है। पहले भी कई तरीके के न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन चैनल्स को बंद कर दिया गया। मुझे याद है जब बीएनपी सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने जो एक बहुत पॉपुलर टेलीविजन चैनल था एकुसा टेलीविजन, उसको बैन कर दिया गया। बहुत पॉपुलरली लोग देखते थे उसको, एक सैटेलाइट चैनल था। तो ये कोई नई बात नहीं थी। अभी बेसिकली ये सरकार ने बैन नहीं किया। जो दैनिक दिनकाल है ये सरकार का इनिशिएटिव नहीं है, ये बेसिकली जो ढाका बेस्ड हाई कोर्ट है उनका इनिशिएटिव है। दैनिक दिनकाल की पाबंदी के आदेश पिछले साल दिसंबर में दे दिए गए थे, लेकिन बीएनपी ने इसके खिलाफ प्रेस काउंसिल में याचिका दायर की और अपना काम जारी रखा। इस काउंसिल में हाईकोर्ट के जज शामिल थे। अखबार चलेगा या बैन होगा ये फैसला अटका हुआ था, लेकिन 19 फरवरी 2023 को काउंसिल ने इसकी पाबंदी पर मुहर लगा दी। काउंसिल ने यह भी कहा कि अखबार के पब्लिशर तारिक रहमान को एक मामले में अपराधी पाया गया था। उन्होंने अखबार की अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपी नहीं है और विदेश में जाकर रह रहे हैं। बीएनपी ने इससे इनकार किया है, कहा है कि तारिक ने अखबार से अपना इस्तीफा दे दिया था और अखबार का नया पब्लिशर भी बनाया जा चुका है। सरकार देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म करना चाह रही है। तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं, उनको भ्रष्टाचार समेत दूसरे आरोपों में दोषी पाया गया है। वो फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। खालिदा जिया को जेल हुई, फिर बड़ी संख्या में बीएनपी के लोगों को सजा हुई। कुछ दिन पहले सरकार ने 191 न्यूज़ वेबसाइट्स पर पाबंदी के आदेश दिए थे और अब बीएनपी का मुखपत्र बैन कर दिया गया। क्या इन घटनाओं में कोई लिंक है? बांग्लादेश में ये बात पक्की है कि विनर टेक्स वाला फॉर्मूला हमेशा रहता है कि जब बीएनपी सत्ता में रहती है तो बीएनपी अपने लोगों को, अपने न्यूज़पेपर अपना तरीके से प्रोपेगेंडा करती है, आगे बढ़ाती है। अभी अवामी लीग सत्ता में है और अवामी लीग ने दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण अवामी लीग के टाइम में रहा है कि एक तरीके से डाइकोटोमी क्रिएट हुई है अवामी लीग के टाइम में, गोल वर्सेस वैल्यूज, कि भाई हमारे को अभी गोल मतलब हमारे जो लक्ष्य हैं, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है और जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स है उनको कैसे मजबूत किया जाए और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बांग्लादेश को एक लिस्ट डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में डाला जाए, इस पे सरकार ने बहुत ज्यादा जोर दिया। और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है, एक्सप्रेशन है या स्टेट सिक्योरिटी है, इनको बहुत ज्यादा सरकार ने इस पे वरीयता नहीं दी। समाचार एजेंसी एफपी को प्रेस काउंसिल के आदेश की एक कॉपी मिली है। आदेश में कहा गया है कि अखबार ने बांग्लादेश के प्रिंटिंग और पब्लिकेशन लॉ को तोड़ा है, इस वजह से इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स समेत कई दूसरे संगठनों ने अखबार पर पाबंदी लगाए जाने की निंदा की है और इसे प्रेस फ्रीडम के लिए खतरा बताया है। साल 2022 वर्ल्ड की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बांग्लादेश 162वें स्थान पर था, जो रूस और अफगानिस्तान से भी बदतर है। आप इस बैन को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।